Good morning, students. Today we will be starting our new chapter, that is lesson 5, Our Runaway Kite, written by Lucy Maud Montgomery. Now we will be starting with our author Lucy Maud Montgomery. Lucy Maud Montgomery, 1874 to 1942, was a Canadian author based known for a series of novels beginning with Anne of Green Gables. She wrote numerous novels, poems, and short stories. She was made an officer of the Order of British Empire in 1935. Now, Lucy Maud Montgomery was born, उनका जन्म 1874 में हुआ और मृत्यु 1942 में हुई. शी वॉज अ कैनेडियन ऑथर, कनाडा से बिलोंग करती थी और उनकी सबसे ज़्यादा नावल जिसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले की थी एनी ऑफ ग्रीन गेबल्स से, उसकी सीरीज़ उन्होंने कई सारे सीरीज़ बनाए यानी पार्ट्स बनाए. हाँ, एक के बाद एक सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3. तो इस टाइप से उन्होंने शुरुआत की नावल लिखने की इसी नावल एनी ऑफ ग्रीन गेबल्स से. और इसके बाद उन्होंने इसके अलावा कई सारे और भी नावल्स लिखे, पोएम्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी और बाद में ब्रिटिशर्स ने उन्हें अपना एम्पायर का एक ऑफिसर भी नियुक्त किया इन 1935. This short story is about a brother and a sister living on an isolated island with their father, who, through a series of incidents, get reunited with their long lost relatives. It is a touching tale that underlines the value of relationship. ये जो शॉर्ट स्टोरी जो हम यहाँ पढ़ेंगे, अवर रनअवे काइट, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक भाई और एक बहन जो एक बहुत ही सुनसान से आइलैंड में, जहाँ पे कोई नहीं रहता था, ऐसे आइलैंड में वो लोग रहते थे. और फिर बाद में वो किस तरीके से अपने फादर के साथ वो वहाँ पे रहते थे. बाद में कई सारे ऐसे इंसिडेंट जिसके वजह से वो अपने रिलेटिव्स से अलग हो गए थे, किस तरीके से अलग हुए थे, कैसे फिर से वो वापस से मिले, उसी पूरी घटना को यहाँ एक स्टोरी के रूप में आप लोगों के सामने दिया गया है. और साथ ही हमें ये स्टोरी ये भी बताती है कि किस तरह हमें अपने रिलेशनशिप को वैल्यूज़ देना चाहिए, हमें अपने संपर्क को, हमारे रिश्ते को किस तरह से हमें वैल्यू देना चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. So I am reading the story. Everybody will pay attention to what I am saying, and as well as they will keep their fingers on the book where I am reading. Okay. So unit 1 started. Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. We just had to make the most of each other, and we did. अब बिग हाफ मून से मतलब क्या है? ये एक जगह का नाम है, एक आइलैंड का नाम है बिग हाफ मून. बिग हाफ मून से हमको पता है आधा चंद्रमा, बड़ा और आधा चंद्रमा. लेकिन यहाँ पे बड़े या आधा चंद्रमा से मतलब चांद के बारे में नहीं बताया जा रहा है. यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिग हाफ मून इज़ अ नेम ऑफ अ आइलैंड, यानी ये एक नाम है, एक आइलैंड का नाम है. Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. We just had to make the most of each other, and we did. और इस आइलैंड में जहाँ पे वो अकेले दोनों रह रहे हैं, इस आइलैंड में उनका कोई भी नहीं है खेलने के लिए. जो भी खेल है वो उनको आपस में अपने एक दूसरे के साथ ही उन्हें खेलना है. उसको खेलने के लिए उनके पास और कोई साथी नहीं है. We live on the big half moon island. हम इस आइलैंड जिसका नाम बिग हाफ मून है, इसमें हम रहते हैं. We are father and Claude and I and Aunt Esther and Mimi and Dick. अब वी से मतलब यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? उसके पिताजी रहते हैं, क्लॉड रहता है, मैं रहती हूँ, मैं से मतलब जो राइटर है वो रहती है, आंट ईस्थर रहती है, एंड मिमी एंड डिक, और मिमी और डिक नाम के दो व्यक्ति और रहते हैं. इट इज़ यूज टू बी ओनली फादर एंड क्लॉड एंड आई. इट इज़ ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट दैट देयर आर मोर ऑफ अस. दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट. यहाँ पे राइटर जो है वो कहना चाह रही है कि हम सब एक बहुत बड़ी फैमिली है. कौन कौन? मैं, मेरे पिताजी, फादर, ये आंट, ये ईस्थर, मीमी, डिक, ये सभी
एक फैमिली है, लेकिन अभी वो लोग कौन कौन वहाँ रह रहा है आइलैंड में? ओनली फादर, क्लॉड एंड आई। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं, इट इज़ ऑल ऑन द अकाउंट ऑफ काइट दैट देयर आर मोर ऑफ अस, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट। इसमें वो कहना चाह रही है राइटर कि उसके फैमिली में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एट प्रेजेंट वो 3 लोग ही हैं जो इस आइलैंड में हैं, बिग हाफ मून में। वो 3 लोग कौन हैं? फादर, क्लॉड एंड आई। और बाकी लोग जो हैं वो सभी इस काइट में हैं, जिस काइट में उन्होंने उसका नाम लिख के रखा है। इसके अलावा काइट में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो एट प्रेजेंट वहाँ पे नहीं है। फादर इज़ द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस। और उसके राइटर के जो पिताजी हैं वो एक कीपर है। कीपर से मतलब देखभाल करने वाले। तो वो बिग हाफ मून में एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस से मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? लाइट हाउस का मतलब होता है एक बड़ा सा टावर जो कि ज़्यादातर समुंदर के पास बनाया जाता है, और जो दूर से जो शिप्स आने जाने वाली रहती हैं उन्हें एज अ डायरेक्शन भी ये लाइट हाउस दिखाता है कि इस तरफ ज़मीन है या इस तरफ इंसान लोग रहते हैं। इसके अलावा इस लाइट हाउस से उन्हें डायरेक्शन का भी पता चलता है। ये ज़्यादातर नाविक लोग जो समंदर में नाव लेके जाते हैं बहुत दूर दूर तक, उनके लिए ये लाइट हाउस बहुत ही काम का होता है। उनको बहुत सारी चीज़ों में ये लाइट हाउस हेल्प करता है। तो ऐसे बिल्डिंग जो टावर जैसी बनी रहती है, समंदर के पास रहती है और जिसमें हमेशा रात में लाइट जलती रहती है, ऐसे टावर हाउस को हम कहते हैं लाइट हाउस। तो ऐसे ही एक लाइट हाउस में राइटर के जो पिताजी हैं वो वहाँ पे एज अ कीपर काम करते हैं, देखभाल करते हैं। आई एम 11 years old। आई एम 11 years old। यहाँ पे आई से मतलब राइटर है जिसकी उम्र है 11 साल। क्लॉड इज़ 12 और क्लॉड जो है उसकी उम्र है 12 साल। इन विंटर व्हेन द हार्बर इज़ फ्रोजन ओवर वी ऑल मूव ओवर टू द मेन लैंड। एज सुन एज स्प्रिंग कम्स बैक वी सेल टू अवर ओन डियर आइलैंड। जब सर्दियों का समय रहता है तब ये जो डॉक है जहाँ पे ये टावर हाउस है या जो लाइट हाउस है, यहाँ पे सर्दियों के समय में जो किनारा है वो पानी से पूरा जम जाता है। ठंड में जो पानी है यहाँ का ये बिल्कुल आइस से फुली कवर्ड हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे कोई भी चल फिर नहीं सकता है और यहाँ पे कोई जनजीवन भी नहीं रह सकता है। तो ऐसे टाइम पे वो लोग अपने दूसरे जगह में चले जाते थे, और जैसे ही स्प्रिंग का समय आता था तो वापस वो यहाँ पे अपने प्यारे से इस आइलैंड में आके वो रहना शुरू कर देते थे। द फनी पार्ट यूज टू बी दैट पीपल ऑलवेज पिटीड अस व्हेन द टाइम केम फॉर अस टू रिटर्न। और सबसे फ़नी बात ये लगती थी कि लोगों को हम पे बहुत दया आती थी। क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ पे वापस आया करते थे तो वो लोग हमें दया की नज़रों से देखने लगते थे। दे सेड वी मस्ट बी सो लोनसम ओवर देयर विथ नो अदर चिल्ड्रन नियर अस। और वो लोग हम पे दया किस लिए करते थे? वो लोग हम पे दया इसलिए करते थे क्योंकि हमारा वहाँ पे कोई साथी नहीं था। वो लोग ऐसा सोचते थे कि शायद हम लोग यहाँ पे सबसे अकेले रहने वाले बच्चे हैं जिनका आसपास किसी और बच्चों से कोई ताल्लुकात नहीं है, इसीलिए हम जो बच्चे हैं हम शायद यहाँ पे बहुत ही बोर हो जाते हैं, बहुत ही लोनली हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई साथी नहीं है बात करने के लिए, खेलने के लिए। ऑफ कोर्स क्लॉड एंड आई वुड हैव लाइक टू हैव समवन टू प्ले विद अस। हाँ बिल्कुल, लोगों की दया से हम सहमत हैं कि हमें भी चाहिए कि कोई हमारे साथ खेले, बट इट इज़ हार्ड टू रन पायरेट केव एंड थिंग्स लाइक दैट विद ओनली 2। क्योंकि हमें पता है हम दोनों लोग ही एक ऐसे पायरेट से भरे हुए केक, यानी एक टाइप का गेम है जिसमें एक गेम की बात कर रहे हैं वो लोग, जिसमें जो केव्स हैं, केव्स में पायरेट्स हैं यानी डाकू लोग हैं। ये 2 लोग उसको अकेले खेल नहीं पाते हैं, खेलने में उनको दिक्कत होती है, उसमें अगर और ज़्यादा लोग हों तो खेलने का मज़ा आया। बट वी यूज़ टू quarrel a good deal with the mainland children in winter. So it was perhaps just as well that there were none of them on the big half moon. Claude and I never quarreled.
अच्छा, ये दोनों बच्चे जब भी गेम खेला करते थे तो उनके गेम में उन्हें कमी महसूस होती थी कि शायद कोई और बच्चा भी होता उनके साथ खेलने के लिए, तो इस गेम में उसको उन लोगों को खेलने का मज़ा आ जाता। लेकिन वो लोग जो दोनों अकेले हैं और कोई और बच्चा नहीं है, जिसकी वजह से वो साथी खेल नहीं पाते उन लोगों के साथ, लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में कभी झगड़ा नहीं करते हैं, कभी एक दूसरे से गेम खेलते खेलते झगड़ा करके गेम बंद नहीं करते थे। वो लोग आपस में ही खेलते थे, भले ही उन्हें कमी महसूस होती थी, लेकिन फिर भी इस कमी के कारण भी वो एक दूसरे से झगड़ते नहीं थे। To be sure, father didn't seem to have any relations except us, or this used to puzzle Claude and me. Everybody on the mainland had relation. We hadn't. Why hadn't we? Was it because we live on an island? We thought it would be so jolly to have an uncle and aunt and some cousin. Once we asked father about it, but he looked so sorrowful that we wished we hadn't. He said it was all his fault. Claude and I didn't understand what he meant. उस आइलैंड में जैसे दूसरे लोग रहते थे, तो दूसरे लोगों का भी जैसे रिलेशंस होता था। रिलेशन से मतलब यहाँ पे रिलेटिव्स की बात की जा रही है। तो वो लोग भी सोचते थे कि काश हमारे फादर का भी कोई रिलेशन होता। क्या उनका कोई भी नहीं है रिलेटिव हमारे अलावा? क्या हमारा कोई ऐसा नहीं है जो हमारे अलावा भी हमारा कोई दोस्त, मैंने पापा से रिलेटेड कोई रिलेटिव हो, कोई आंटी हो, अंकल हो, चाचा हो, ऐसा वो सोचते थे। और कई बार पजल भी हो जाते थे कि क्यों हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, क्यों दूसरे लोग जो यहाँ पे रहते हैं उन लोगों के हैं लेकिन हमारे नहीं हैं। वाई हैडेंट वी, हमारा क्यों नहीं है। वॉज इट बिकॉज वी लिव्ड ऑन एन आइलैंड, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस आइलैंड में रहते हैं। कई बार वो लोग इस बारे में सोचते थे कि काश हमारा भी कोई हंसी मजाक करने वाला अंकल होता, आंटी होती, कोई कज़न होता। तो इसी बहाने में वो सोचते सोचते एक दिन अपने पिता से इस बारे में पूछ ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता से इस बारे में पूछते हैं, उसके पिता इतना दुखी हो जाते हैं कि वो लोग सोचने लगते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की पिताजी को इस बारे में पूछकर। काश हम नहीं पूछते तो शायद पापा इतना दुखी नहीं होते। ये सोच के वो लोग फिर चुप हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमें ये बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए था, हमारे वजह से पापा दुखी हो गए। क्लॉड एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। और क्लॉड और मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आया कि पिताजी इस तरीके से क्यों गुस्सा हो गए या क्यों दुखी हो गए इस बात को सुन के। और पिताजी ने कहा इट वॉज ऑल हिज फॉल्ट। और पिताजी ने एक बात और कही कि ये सब उनकी गलती है। लेकिन बच्चे लोग समझ नहीं पाए कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या गलती की उन्होंने, गलती के साथ रिलेशन का साथ क्या मतलब है। ऐसा सोच के वो लोग समझ नहीं पाए कि उसके पिताजी क्या बोलना चाहते थे। यूनिट 2, इट इज़ ऑलवेज लवली ऑन द बिग हाफ मून इन समर। गर्मियों के दिनों में बिग हाफ मून जो आइलैंड था वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता था। When it is fine, the harbor is blue and calm. और जब गर्मियों के समय में हर तरफ सुंदरता छाई रहती थी और जो हार्बर था वो नीला नीला और बिल्कुल शांत सा दिखता था, with little wind and ripples, और बीच बीच में ठंडी ठंडी छोटी छोटी हवाएं चलती थी और वो हमें हवा का जो झोंका था वो हमें लगता था और अच्छा हमें फील होता था। एवरी समर वी हैड सम हॉबी। हर गर्मियों में हमारी एक हॉबी हुआ करती थी। द लास्ट समर बिफोर डिक एंड मिमी केम वी वर क्रेजी अबाउट कार्ड्स। पिछले गर्मियों में जब डिक और मिमी हमारे पास आए थे उस समय हम बिल्कुल काइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो रहे थे। अ बॉय ऑन द मेनलैंड शोड क्लॉड हाउ टू मेक देम। उसी मेनलैंड में एक लड़के ने क्लॉड को सिखाया था कि किस तरीके से काइट बनाई जाती है। बैक ऑन द आइलैंड वी हैड प्लेंटी ऑफ काइट्स। और उसके बाद जब हम वापस अपने आइलैंड में गए तो हमने बहुत सारी काइट्स बनाई। क्लॉड वुड गो अराउंड टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड एंड वी वुड प्ले शिपरेक मैरिनर सिग्नलिंग टू ईच अदर विद काइट्स। क्लॉड वुड गो अराउंड टू अदर साइड ऑफ द। अब क्लॉड जो है, जब काइट बहुत सारी इन्होंने बना ली, अब क्लॉड ने क्या किया कि वो आइलैंड के दूसरी तरफ गया और फिर वहाँ से उसने एक टूटे हुए जहाज़ के नाविक की तरह एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए इन काइट्स का यूज़ किया। वी हैड अ काइट दैट वॉज बिग एंड कवर्ड विथ लवली रेड पेपर। उनके पास एक ऐसा काइट भी था जो उन्होंने बनाया था जिसमें उन्होंने रेड कलर के पेपर से बहुत सुंदर से कवर किया था।
We pasted gold tinsel star all over it and had written our names full on it. और उस काइट, उस बड़े से काइट में उन्होंने पतले से गोल्डन पेपर से उसे कवर करके रखा और उसके ऊपर उन्होंने अपना नाम पूरा उन्होंने लिखा। एक ने अपना नाम लिखा क्लॉड लेटी और दूसरे ने लिखा फिलिपा लेटी बिग हाफ मून लाइट हाउस, और जहाँ पे वो रहते थे उस आइलैंड का नाम भी उस काइट में लिख दिया। One day there was a grand wind for kite flying. I am not sure how it happened, but as I was bringing the kite from the house, I tripped and fell over the rock. My elbow went clear through the kite, making a big hole. एक दिन जब वो फिर से काइट उड़ाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे, तो उस दिन उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़ोरों से हवा चल रही थी और उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का भरोसा नहीं था। आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपेंड, और मुझे बिल्कुल नहीं याद है कि ये कैसे हुआ। बट एज आई वॉज ब्रिंगिंग द काइट फ्रॉम द हाउस, लेकिन जैसे ही मैंने काइट को घर से बाहर लेकर आया, आई ट्रिप्ड एंड फेल ओवर द रॉक, मैं पैरों से टकरा गया और फिर मैं गिर पड़ा उस पहाड़ के ऊपर। माई एल्बो वेंट क्लियर थ्रू द काइट, और मेरा जो हाथ एल्बो है वो काइट को छेद करते हुए चला गया। मेकिंग अ बिग, मेरा जो एल्बो है वो काइट को इतने ज़ोर से लगा कि काइट में एक बड़ा सा होल हो गया। वी हैड टू हरी टू फिक्स द काइट इफ़ वी वॉन्टेड टू सेंड इट अप बिफोर द विंड फेल, और हम चाहते थे कि हम जल्दी से उस काइट में बने हुए बिग होल को फिक्स कर दें, जिससे कि ये जो विंड जो इतनी तेज़ी से चल रही है, इस विंड में काइट उड़ाने का जो मज़ा है वो लोग अगर जल्दी नहीं करते तो ये विंड ख़त्म हो जाती और वो इस हवा का मज़ा नहीं ले पाते। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी उस काइट को फिक्स करना चाहते थे। वी रश्ड इनटू द लाइट हाउस टू गेट सम पेपर, और फिर इसी डायरेक्शन में उन्होंने सोचा कि इसको ठीक करने के लिए हमको जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा, और तभी वो लाइट हाउस की तरफ भागे जहाँ से उन्हें कुछ पेपर्स ज़रूरत थी। वी न्यू देयर वॉज नो मोर रेड पेपर, हमें पता था कि अब इसके अंदर और कोई रेड पेपर नहीं है। वी टुक द फर्स्ट थिंग दैट केम हैंडी, एन ओल्ड लेटर लेइंग ऑन द बुक केस इन द सिटिंग रूम, और तभी उनको याद आया कि उनके पास तो रेड कलर का पेपर है ही नहीं, तो फिर कैसे इस होल को वो फिक्स करें। तो वो फिर सोचने लगे कि हाँ, एक पुराना सा बुक केस के ऊपर एक पुराना सा एक लेटर पड़ा हुआ है जहाँ पे हम बैठते हैं, सिटिंग रूम वहाँ पे, तो हम उसकी मदद से इस पैच को ठीक कर सकते हैं। वी पैच द काइट अप विद द लेटर, अ शीट ऑन ईच साइड एंड ड्राइड इट बाय द फायर, और फिर हमने उस काइट के ऊपर उस छोटे से पुराने लेटर को हमने उस पैच के ऊपर लगाया, और इस तरीके से लगाया कि वो दोनों तरफ से उसको ढक दे उस पैचेस को, और फिर धीरे धीरे जब वो सूख गया और एकदम ड्राई हो गया, तब वो अ शीट ऑन ईच साइड एंड ड्राइड इट बाय द फायर, पहले तो उन्होंने उसको पहले चिपकाया और फिर आँख की मदद से उसको सुखा लिया। वी स्टार्टेड आउट एंड अप वेंट द काइट लाइक अ बर्ड, उसके बाद फिर हम सीधा बाहर निकले, और निकलने के बाद हमने जल्दी से जल्दी उस काइट को हवा में बिल्कुल एक पक्षी की तरह उड़ाने की कोशिश शुरू की। द विंड वॉज ग्लोरियस एंड इट सोड, विंड उस समय बहुत अच्छी थी और इसकी वजह से उनकी काइट भी बहुत अच्छे से उड़ने लगी। ऑल एट वंस स्नैप एंड देयर वॉज क्लॉड standing with a bit of cord in his hand, looking foolish. Our kite had sailed away over to the mainland. और तभी अचानक से हवा के झोंके की वजह से उस काइट में जो उन्होंने कागज़ लगाया था वो निकल गया, और वो लोग एकदम से अचानक से सोचने लगे कि अरे ये क्या हुआ। अब तो उनके हाथ में सिर्फ रस्सी ही रह गई थी और वो जो काइट था वो उड़ गया, और वो लोग एक दूसरे को गधे जैसे देखने लगे और फिर काइट को देखने लगे कि किस तरह वो सेल करते हुए, उड़ते हुए वो एक जगह से दूसरे जगह मेन लैंड तक पहुंच गया। Unit 3. A month later, a letter came for father. After he finished reading, his eyes looked as if he had been crying. ठीक 1 महीने के बाद उनके पिता के पास एक लेटर आया। उस लेटर को हाथ में लेके वो पढ़ने लगे, और जैसे ही उस लेटर को उनका पढ़ना ख़त्म हुआ तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। डू यू वांट टू नो व्हाट बिकम ऑफ योर काइट, ही सेड।
और उनकी आंखें आंसू आ गए। उन्हें देख के ऐसे लगा कि वो शायद रो रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू नो वॉट बिकम ऑफ योर काइट, ही सेड। देन ही सैट डाउन बिसाइड अस एंड टोल्ड अस द होल स्टोरी। उसके बाद फिर उन्होंने एकदम से उसी रोने जैसी आंखों में ही उन्होंने कहा, क्या तुमको पता है उस काइट का क्या हुआ? फिर वो एकदम से बैठे और फिर उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनानी शुरू की। फादर हैड अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। फादर ने कहा, मेरा एक भाई और एक बहन थे। ही हैड क्वार्ल्ड विथ हिज ब्रदर एंड लेफ्ट होम। और जो उनके पिता हैं उन्होंने दोनों भाइयों और बहनों से झगड़ा किया और फिर अपना घर छोड़कर वो निकल गए। Years afterward, he felt sorry, and when he went back, he found his brother had died and he couldn't find his sister. फिर कई सालों के बाद जब उनको बहुत ख़राब लगने लगा और उन्हें लगा कि वो जाके अपने भाई बहनों से मिले, तो वो जब वापस गए तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका भाई जो था वो मर चुका था और उनकी बहन भी जो थी वो कहीं चली गई थी, जिन्हें वो ढूंढ नहीं पा रहे थे। द लेटर फादर हैड जस्ट रिसीव्ड वॉज फ्रॉम हिज सिस्टर। और ये जो लेटर जो उनके पापा को अभी मिला है वो उनकी सिस्टर से मिला है। Aunt Esther, mother of Dick and Mimi, she was a widow who lived hundreds of miles inland. Aunt Esther जो कि मिमी और डिक की माँ थी, और she was a widow who lived hundred of miles inland. और वो एक विडो थी। विडो से मतलब जिनकी शादी होके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, उन्हें कहा जाता है विडो। तो वो एक विडो थी, साथ में वो डिक और मिमी की मदर थी। वन डे when Dick and Mimi were out in woods, they discovered the kite on top of a tree and carried it home. एक दिन डिक और मिमी जंगल में खेल रहे थे कि तभी उन्हें दूर पड़े एक काइट मिला और देखा उसमें कि वो एक पेड़ की बिल्कुल ऊंचाई की टहनी में वो काइट है। तो इन दोनों ने कोशिश करके उस काइट को वहाँ से निकाला और फिर उसे लेकर आ गए अपने घर में। When their mother saw the kite patched with the letter, she turned pale. और जब उनकी मम्मी ने उस काइट को देखा जिसमें वो लेटर लगाया हुआ था एज अ पैच, जब उस लेटर को उन्होंने देखा तो उन्होंने देखते ही उस लेटर को उनकी फेस रिएक्शन चेंज हो गया, उनका फेस बिल्कुल पीला पड़ने लगा। इट वॉज द वेरी लेटर शी हैड वंस रिटर्न टू हर ब्रदर। और ये वही लेटर था जो उन्होंने कई साल पहले अपने भाई को लिखा था। फिलिपा वॉज हर मदर्स नेम एंड क्लॉड वॉज हर फादर्स नेम। फिलिपा उनकी माता का नाम और क्लॉड उनके पिता का नाम था। शी न्यू हु वी मस्ट बी। और वो जानती थी कि हम कौन हैं। So she sat down and wrote to Big Half Moon and father received a letter. और फिर जब उनको इस लेटर के बारे में पता चला तो उन्होंने ये भी देखा कि ये तो बिग हाफ मून से आया है ये काइट। और फिर उन्होंने अपने पिता को एक लेटर लिखा जो उनके पिता ने बाद में रिसीव किया। नेक्स्ट डे फादर वेंट एंड ब्रॉट आंट ईस्टर एंड डिक एंड मिमी विथ हिम। अगले दिन पापा आंट ईस्टर से मिले और उनके बच्चों को लेकर वो वापस आ गए। दे हैव बीन हेयर एवर सिंस। और उसके बाद से वो लोग यहीं पे ही हैं कई सालों से। आंट ईस्टर इज़ अ डियर एंड डिक एंड मिमी आर टू जॉली फॉर वर्ड्स। आंट ईस्टर जो थी वो बहुत प्यारी थी और उनके बच्चे डिक एंड मिमी भी बहुत ही जॉली थे और वर्ड्स, बट द बेस्ट ऑफ इट ऑल इज़ दैट वी हैव रिलेशंस नाउ। और अब क्लॉड और जो नरेटर है उनको अब उनका रिलेशन मिल गया है। वो बहुत खुश हैं कि चलो अब उनका भी कोई रिलेशन है, जिसके लिए वो पहले तरसते थे, अब वो रिलेशन उनको वापस से मिल गया। तो इस तरीके से हमने कहानी पढ़ा। अब इसमें जितने भी चैप्टर्स में वर्ड नेस्ट है वो आप लोग अलग से अपने क्लास बुक कॉपी में लिख लेंगे हार्ड वर्ड्स को, और बुक के पीछे जो वर्ड नेस्ट है वहाँ से भी आप वर्ड्स को कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस। अब चैप्टर तो आपका ख़त्म है। कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस जो हम करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 देखते हैं। अच्छा, आप लोगों को बता दूं, इसी फाइल में PDF करके आपको चैप्टर्स के जो अलग अलग से हार्ड वर्ड्स हैं, ये देखिए जैसे यूनिट 1 में यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ है, साथ में उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। ये आप लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे ऐसे देख देख के।
उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज देखते हैं. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस इज narrator's father. The answer is 2, father. Family moved over to mainland in winter. When asked about relation, father looked sorrowful. क्योंकि उन्हें याद है कि किस तरीके से उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ दिया था, तो वो एक बहुत ही सॉरोफुल इंसिडेंट था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द चैट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. इसमें आपको टेक्स्ट दिया गया है और टेक्स्ट में से आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. नेम ऑफ द आइलैंड क्या था? बिग हाफ मून. एज ऑफ क्लॉड, क्लॉड की एज 12 थी. गेम प्लेड बाय क्लॉड एंड द नरेटर, इट वाज अ पायरेट केव. नेक्स्ट एक्सरसाइज 3, ट्रू फॉल्स है. आपको सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी मैंने लिख दिया है, साथ में ट्रू फॉल्स भी बता दिया है. पीपल फेल्ट दैट क्लॉड एंड द नरेटर वेल लोनसम इन द आइलैंड. हाँ बिल्कुल, पीपल ऐसा सोचते थे कि क्लॉड और जो नरेटर है वो उस आइलैंड में सबसे ज़्यादा अकेले रहने वाले बच्चे हैं. नेक्स्ट, क्लॉड एंड नरेटर क्वार्ड. गलत, क्लॉड एंड नरेटर नेवर क्वार्ड. फॉल्स. नेक्स्ट, नोबडी ऑन द मेनलैंड हैड रिलेशन. उस मेनलैंड में किसी का भी कोई भी रिलेशन नहीं था. गलत, एवरीबॉडी ऑन द मेनलैंड हैड रिलेशन. सभी का रिलेशन था, लेकिन हमारे राइटर और उसके भाई और उसके पिता का रिलेशन नहीं था, जो कि बाद में हो जाता है. नेक्स्ट, यूनिट 2 का भी आपको हार्ड वर्ड्स का मीनिंग बता दिया है, आप लोग देख के लिख लेना. नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन. क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. इन समर द बिग हाफ मून इज ऑलवेज लवली. बहुत सुंदर होता है बिग हाफ मून में समर डेज. नेक्स्ट, बैक ऑन द आइलैंड क्लॉड एंड द नरेटर हैड प्लेंटी ऑफ काइट्स. जब क्लॉड को किसी ने काइट बनाना सिखा दिया तो उसने और नरेटर ने मिलके कई सारे काइट्स बनाए. प्लेंटी ऑफ काइट्स. द काइट वॉज पैच्ड विद अ. काइट को जो छेद हो गया था उसको किससे पैच किया गया था? बाय अ लेटर. नेक्स्ट, एक्सरसाइज 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. इसमें भी आपको टेक्स्ट कंप्लीट करना है बुक से देखकर. अ बॉय ऑन द मेनलैंड शोड क्लॉड हाउ टू मेक काइट्स. नेक्स्ट, एक मेनलैंड में एक लड़के ने क्लॉड को सिखाया किस तरह काइट बनाना चाहिए. ऑन द काइट क्लॉड एंड नरेटर पेस्टेड एन ओल्ड लेटर. उसमें उन्होंने एक पुराना सा लेटर पेस्ट किया. क्लॉड वॉज स्टैंडिंग विद अ बिट ऑफ कॉर्ड इन हिज हैंड लुकिंग फुलिश. क्लॉड अकेले खड़ा था, हाथ में उसके कॉर्ड थी और वो बिल्कुल गधे जैसा लग रहा था, फुलिश जैसा लग रहा था. क्यों? क्योंकि उसकी काइट कट के उड़ गई थी. नेक्स्ट, चार्ट. Fill in the blanks. Fill in the chart with information from the text. Narrator's elbow went through the kite. Narrator had tripped and fallen over the rocks. Claude and the narrator hurried to fix the kite. They wanted to send it up before the wind fell. The kite soared. The wind was glorious. तो इसमें आपको एक तरफ स्टेटमेंट दिया है, उसी को कंप्लीट करना है, उसका रीज़न देख के. दी नरेटर्स एल्बो वेंट थ्रू द काइट. नरेटर का एल्बो काइट के बीच में से होते हुए चला गया. क्यों होते हुए चला गया? उसका रीज़न ये था कि वो ट्रिप करके नीचे गिरा और उसका हाथ काइट के बीच में से होते हुए चला गया, जिसके वजह से उसे काइट में भी छेद हो गया और उसे भी चोटें आई. क्लॉड एंड नरेटर हरीड टू फिक्स द काइट. क्लॉड और नरेटर किस लिए बहुत जल्दी से जल्दी काइट को ठीक करना चाहते थे? क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और जिस हवा में उनकी काइट बहुत अच्छी उड़ती, इसीलिए वो उस सिचुएशन को मिस नहीं करना चाहते थे. इसीलिए वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उनका काइट फिक्स हो जाए. नेक्स्ट, द काइट सोड. काइट सोड. द विंड वॉज ग्लोरियस. काइट सोड से मतलब काइट उड़ गया, क्योंकि विंड जो थी वो इतनी ग्लोरियस थी, इतनी तेज़ थी कि उनका काइट कट के उड़ गया. अब नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. अ लेटर केम फॉर फादर आफ्टर अ मंथ. कई महीने के बाद एक लेटर उनके पास आया. फादर लेफ्ट होम आफ्टर क्वार्लिंग विथ हिज. किसके साथ झगड़ा करके वो निकल गए थे? अपने भाई के साथ झगड़ा करके वो निकल गए थे. नेक्स्ट, डिक एंड मिमी डिस्कवर्ड द काइट ऑन टॉप ऑफ अ ट्री. डिक और मिमी को वो काइट कहाँ मिला? ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री. नेक्स्ट, फिल इन द चार्ट. पर्सन हु सेंड द लेटर. किसने लेटर भेजा था? आंट ईस्थर ने भेजा. नेम ऑफ आंट ईस्थर्स मदर वॉज व्हाट? फिलिपा. टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन नरेटर्स फैमिली एट प्रेजेंट इज 6 नाउ. नाउ क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये है एक्सरसाइज 10. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू क्वेश्चन एज डायरेक्टेड.
शंखा लिव्स इन अलीपुर द्वार। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन यूजिंग वेयर। आपको वेयर यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज करना है। तो हम कर सकते हैं, शंखा लिव्स इन अलीपुर द्वार। शंखा अलीपुर द्वार में रहता है। वेयर यूज़ करना है, तो कहाँ रहता है। वेयर डज शंखा हैव हिज हाउस, या वेयर डज शंखा लिव, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव गॉन टू अ पिकनिक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूजिंग वेयर। फिर से हमको वेयर यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, दे हैव गॉन टू अ पिकनिक, वेयर दे हैव गॉन, या वेयर हैव दे गॉन। ठीक है। नेक्स्ट, आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे यूजिंग सिंपल क्वेश्चन यूजिंग डिड। डिड यूज़ करते हुए पास्ट टेंस में आपको सेंटेंस चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, डिड आई गो टू स्कूल येस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। देन टिया स्टडीज़ इन क्लास 10। विच यूज़ करते हुए आपको इसको क्वेश्चन में चेंज करना है, विच क्लास डज टिया स्टडी इन। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं। टोटल एक तरफ क्वेश्चंस हैं कितने, टोटल 23 क्वेश्चंस, और उसका साथ में मैंने आंसर भी दे दिया है। आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे और फिर इसे बाय हार्ट भी करेंगे। बाय हार्ट करेंगे या समझ लेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके आपको टेस्ट जब होगा तब इसी से अंदर से ही बुक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा आपका क्या है, एक्सरसाइज आपका 11 एंड 12, राइटिंग एक्टिविटी 11 और 12 देखते हैं, एक मिनट। ये है आपका राइटिंग एक्टिविटी क्वेश्चन 11 और 12। इसमें क्या करना है हम पहले देख लेते हैं। सपोज योर बाइसाइकिल हैज़ अ सडन टायर पंक्चर ऑन योर वे टू स्कूल। सडनली आपके साइकिल का टायर पंक्चर हो जाता है और आप उस समय स्कूल की तरफ जा रहे हैं। यू हैव टेकन द साइकिल टू अ रिपेयर शॉप। अब आप इस साइकिल को लेके जाते हैं साइकिल ठीक करने की दुकान में। राइट एन इमेजिनरी डायलॉग विद इन 100 वर्ड्स बिटवीन द शॉपकीपर एंड यू। अब आपको इसके ऊपर बेस करके एक इमेजिनरी डायलॉग बनाना है। अब डायलॉग से हमको क्या मतलब है, जैसे कि हम दुकान में गए तो दुकान वाले से हम क्या बोलेंगे, तो उस चीज़ को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। तो ये आप कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर मैं आपको इसका आंसर लिखवा दूँगी। ठीक है। पहले आप कोशिश करेंगे, पहले आप इमेजिनरी सोच लीजिए कि आपका साइकिल ख़राब हो गया है और आप पंक्चर बनाने के लिए दुकान में जाएंगे। तो दुकान वाले से क्या बोलेंगे, भैया ये पंक्चर की दुकान है। यस भैया मेरे साइकिल का पंक्चर हो गया, आप ठीक कर देंगे। हाँ बिल्कुल। कितना टाइम लगेगा भैया, आधा घंटा। फिर उसके बाद आपने पूछा कि भैया आप कितना पैसा लोगे इसे ठीक करने के लिए, 50 रुपये। तो फिर आप बोलोगे अरे 50 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा आप कम कर दीजिए, साइकिल का पंक्चर है, गाड़ी का पंक्चर तो नहीं है। तो फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है आप 30 रुपीज़ दे दीजिएगा। तो तुम मान जाओगे, या तो मान जाओगे या तो फिर और कम कराने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके से आपको डायलॉग, इमेजिनरी डायलॉग बनाना है और 100 वर्ड्स में आपको इसे लिखना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें कुछ और भी आप ऐड करेंगे और फिर आप उसे एज ए इमेजिनरी डायलॉग आप लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट अ स्टोरी विद इन 100 वर्ड यूजिंग द गिवन हिंट, गिव अ टाइटल टू द स्टोरी। आपको एक 100 वर्ड्स में एक स्टोरी लिखना है और इसे एक टाइटल भी देना है। क्रॉस सिटिंग ऑन अ ट्री, क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री, एक कौआ पेड़ पे बैठा है। पीस ऑफ मीट इन इट्स बीक, उसके चोंच में एक मीट का टुकड़ा है। फॉक्स पासिंग अंडर द ट्री, उसी पेड़ के नीचे से एक लोमड़ी गुजर रही है। वॉन्ट्स द मीट, जैसे वो देखती है कि कौए के मुंह में मीट का टुकड़ा है, वो चाहती है कि उसे भी वो मीट का टुकड़ा मिल जाए। एज द क्रो, आस्क द क्रो टू सिंग, चालाक लोमड़ी सोचती है कि कैसे इसके मुंह से निकालें, कैसे इसके मुंह से उस मीट के टुकड़े को निकाले। तो वो क्रो से कहती है कि तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम गाना गाओ। क्रो कीप्स मीट अंडर इट्स फीट एंड सिंग्स, तब क्रो क्या करता है, वो मीट को अपने पैरों के नीचे रखता है और फिर गाने लगता है। फूल्ड फॉक्स लीव्स, फॉक्स सोचता है कि जैसे ही वो कौवे को बोलेगा कि तुम गाना गाओ, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो तो मैं तुम्हारा गाना सुनूंगा, तो वो सोचता है कि जैसे ही वो गाना गाएगा उसके मुंह से वो मीट का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो लोमड़ी चालाकी करती है लेकिन खुद अपनी चालाकी में फंस जाती है, क्योंकि कौवा गाने से पहले मीट को अपने पैरों के नीचे जो पंजे हैं उसमें दबा लेता है और फिर वो गाने लगता है। तो इस तरीके से लोमड़ी अपनी चालाकी में खुद ही फंस जाती है। तो इस तरीके से आप लोग ये दोनों एक्टिविटीज़ 11 और 12
दोनों आप लिखेंगे, कोशिश करेंगे, जिसका सही होगा उसको मैं बता दूंगी, गलती होगी तो भी मैं बता दूंगी। मेरे लिंक में आप लोग भेज दीजिएगा इसको आंसर सॉल्व करके। और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं दिखाते हैं, सिर्फ 1-2 स्टूडेंट ही दिखाते हैं, तो आप लोग कोशिश करो कि सभी लोग खुद से आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो समझ में भी आएगा कि आप कितना लिख पा रहे हो। और जो भी गलती होगी वो तो मैं करेक्शन करके आप लोगों को भेज ही देती हूँ। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप लोग को जो जो बोला मैंने वो चीज़ आप लोग लिखेंगे, वर्ड नेस्ट प्लस वर्ड मीनिंग जो मैंने मार्क किया है सब अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर के अलावा बुक के भी क्वेश्चंस देखना, उसी में ही सॉल्व किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसीलिए बुक के क्वेश्चंस को अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसी में बुक के क्वेश्चंस भी हैं। तो और एक्सरसाइज तो मैंने आपको सॉल्व करके बता ही दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप लोगों को होमवर्क है, जो आप लोग सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बाद में बताएंगे, लिंक में भेज देंगे, मैं उसे फिर चेक करके बता दूंगी कि सही है कि गलत। तो इस तरीके से यहाँ पे ही हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप लोग सब काम कर लीजिएगा, अगले बार हम जब फिर नया चैप्टर पढ़ेंगे लेसन 6। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।